नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के परेड ग्राउंड में 12 से 15 दिसंबर तक 10वीं विश्व आयुर्वेद और आरोग्य एक्सपो का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। तो सीएम ने कहा कि उत्तराखंड पहली बार विश्व आयुर्वेद का होस्ट बना है। इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 58 देशों के 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। बता दें कि विश्व आयुर्वेद का उद्देश्य आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देना है। तो देहरादून के परेड ग्राउंड पर यह सम्मेलन न केवल आयुर्वेद को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। आज इस कर्टन रेजर के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने पहले अभी मुख्य सचिव महोदय ने बोला कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। और एक तरह से अगर किसी भूमि ने आयुष को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो वो भूमि हमारी ये देवभूमि है। और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित रूप से वो एक नया मुकाम हासिल करेगा और इससे पूरे आयुर्वेद को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात है, हम सबको मेजबानी का अवसर मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर जानकारियां दी। 12 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन को लेकर कहा कि इस आयोजन से जहां एक तरफ आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन और रोजगार के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 10वें विश्व आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर जानकारियां भी दी हैं। देखिए साहिल, जो एक्सपो है उसका उद्देश्य इस बात को लेकर के है कि जिस तरह से देश में सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है वो यहाँ पर आ चुके हैं और इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड देवभूमि में किया जा रहा है, देहरादून में किया जा रहा है। उसकी जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने दी। उन्होंने पूरी तौर पर कहा है कि अब जो 12 तारीख से 15 दिसंबर जो 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का यहाँ पर आयोजन किया जाना है, को लेकर के सभी तैयारियां की जा रही हैं। लगभग कार्यक्रम में अगर बात करें तो लगभग 58 देश इसमें शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ 6000 से ज्यादा जो प्रतिनिधि है वो इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। लगभग 4 दिन तक ये अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है ये देहरादून के परेड ग्राउंड में होना है। तो इसको लेकर के सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी मीडिया को दी है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये आयोजन हो रहा है हरीश, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और कई सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर उत्तराखंड में अब देखने को मिलेंगी। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के आयोजन अगर उत्तराखंड में हो या फिर किसी भी जगह पर हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसे एक विश्व स्तर पर एक पहचान मिलने का काम करती है। साथ ही साथ जो पर्यटन है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने का काम किया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य से सरकार की मंशा है कि इस बार जो 10वीं जो आयुर्वेदिक विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और साथ ही साथ जो आरोग्य एक्सपो है उसका आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में किया जाए। देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना है। 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है, जिसमें कि 58 देश भागीदारी इसमें करने वाले हैं। साथ ही साथ 6000 से ज्यादा जो
प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के आयोजन से न केवल आर्थिकी मजबूत होती है, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा मिलती है। साथ ही साथ लोगों तक भी जो यहाँ की जो संस्कृति है, देवभूमि की जो पहचान है, वो विश्व स्तर पर पहुंच पाती है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने टॉपर छात्रों के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत का दर्शन कराया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज ऐसे निर्णय ले रहा है जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कार्य भी कर रही है जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं, हर ब्लॉक के 2-2 बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आएँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के 2-2 बच्चों को भेजा है, जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो पीएम श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के आईआईटी को भी देख के आएंगे, एनआईटी में भी जाएंगे, आईआईएम में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिक के पास बैन सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है। अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ई टूरिस्ट वीजा पर यह अमेरिकी नागरिक भारत आया था जिसके पास ये बैन सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ई टूरिस्ट वीजा पर यह अमेरिकी नागरिक भारत आया था। इस अमेरिकी नागरिक के पास बैन सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी नागरिक के पास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह सैटेलाइट फोन बरामद हुआ, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ जारी है। तो ई टूरिस्ट वीजा पर यह अमेरिकी नागरिक भारत आया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक के पास से सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट फ़ोन बैन है और
ई वीज़ा पर यह अमेरिकी नागरिक भारत आया था। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह सैटेलाइट फ़ोन पकड़ा गया, जिसके बाद अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी जारी है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह अमेरिकी नागरिक बैन सैटेलाइट फ़ोन के साथ पकड़ा गया है। देखिए साहब, जिस तरह से तेजाब की एक घटना है और एक अमेरिकन नागरिक है जिसके पास से जो बैन सैटेलाइट फोन है वो बरामद हुआ है। पुलिस और जो एयरपोर्ट की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर चेकिंग की थी। उस दौरान इनके पास से एक सैटेलाइट फोन मिला था। उसके बाद जिस तरह से जानकारियों में जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नागरिक है अमेरिकन नागरिक, ये जो वीजा पर उत्तराखंड घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उस दौरान जब पूछताछ की गई है तो उसके बाद जब चेकिंग के दौरान इनके पास जो सैटेलाइट फोन मिला है तो उसके बाद से हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बहरहाल अभी भी लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। हरीश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ई वीज़ा के थ्रू ये जो अमेरिकी नागरिक है वो भारत में पहुंचा था और जिस तरीके से अब इससे पूछताछ की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अहम जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कही जा सकती है कि इस अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अब की जा रही है। ऐसे में सिक्योरिटी चेक जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उसको भी बढ़ाने की बात निकल कर सामने आ रही थी। वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, देर शाम की घटना है, काफी लगभग 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जब इनसे इस व्यक्ति से पूछताछ की गई है तो इसे हिरासत में लिया गया है। लगातार पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो लगातार पूछताछ कर रही है और अभी तक जो निकल करके जो सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि ई वीजा पर के व्यक्ति घूमने के लिए यहाँ पर आया था और जब यहाँ पर सिक्योरिटी की तरफ से जो चेकिंग की गई है, चेकिंग के दौरान इसके पास से एक वैन सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फ़ोन के साथ यह अमेरिकी नागरिक पकड़ा गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई। 23 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। उप सचिव अनिल जोशी ने यह आदेश जारी किया। तो रविंद्र पांडे को एडीएम टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण कुमार को अपर जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। देहरादून अपर जिला अधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया है। राजेश तिवारी को नगर आयुक्त रुड़की की जिम्मेदारी दी गई है। मोनिका को डिप्टी कलेक्टर चंपावत नियुक्त किया गया है। तो आखिरकार उत्तराखंड शासन ने पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत जैसे जिलों के डिप्टी कलेक्टरों के तबादले किए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार 23 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जिसमें हरिद्वार से एडीएम, प्रशासन व नगर मजिस्ट्रेट समेत अन्य के नाम भी शामिल हैं। वहीं अरविंद पांडे को एडीएम टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। उक्त ट्रांसफर आदेश उप सचिव अनिल जोशी ने जारी किया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, 23 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, ये जो ट्रांसफर हुए हैं देदार को किए गए हैं, जिसमें कि 23 जो पीसीएस अधिकारी हैं उनका नाम इसमें शामिल किया गया है और जिन लोगों की सेवा जो मैदान में हो चुकी है अब उन्हें पहाड़ में भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी, इन जगहों पर लोगों को भेजा गया है। जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर तमाम जो एसडीएम्स हैं उनको भेजा जा रहा है और इससे पहले भी क्योंकि इसमें कई जो प्रमोटिव पीसीएस हैं उनको भी शामिल किया गया है। लगभग 23 जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके तबादले हुए हैं। साथ ही साथ अब फिर से जो बताया जा रहा है कि एक और लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। जो जिन लोगों की सेवा अब मैदानी इलाकों में हो चुकी है उनको अब पहाड़ भेजने की तैयारी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है, एक बड़ी तबादला एक्सप्रेस यहाँ पर चलती हुई नज़र आई है, उससे माना जा सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और एक बड़ी रणनीति के तहत ये जो तबादले हैं ये यहाँ पर किए गए होंगे। देखिए, अब क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने हैं और पंचायत के चुनाव होने हैं, सभी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जो
चीजें हैं वो की जाती हैं, प्रशासनिक जो फेरबदल है वो किया जाता है और नई जिम्मेदारी भी कई लोगों को दी जाती है। तो इसी के बीच में इस बार भी जो ट्रांसफर हुए हैं, देर रात को जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको काफी महत्वपूर्ण एडीएम की जिम्मेदारी दी गई है, कई एडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब नए सिरे से फिर से जो ट्रांसफर है वो हुए हैं। इस बात की अगर बात करें तो फिर से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में एक जो दूसरी लिस्ट है वो भी सामने आ सकती है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देशन में भिक्षावृत्ति में लिफ्ट बच्चों को रेस्क्यू करने का कार्य निरंतर जारी है। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 9 बालक 2 बालिकाओं का भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। बच्चों की मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। उधर एसएसपी देहरादून ने पुलिस कार्यालय में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही थानों में लंबित पड़े मामलों की समीक्षा कर मामलों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। उधर हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में नशा तस्करी, महिला अपराध, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो एसएसपी ने थानेदार को अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने और पुलिस बल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। चौपाल कार्यक्रम को जन जागरूकता का अहम माध्यम बताते हुए उन्होंने प्रत्येक सप्ताह जनसभा आयोजित करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए एसएसपी डोभाल ने थाने में फरियाद लेकर आने वाले लोगों के साथ शालीन व्यवहार करने पर भी जोर दिया। आज सभी थाना प्रभारियों के और सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें थाने की जो दैनंदिन जो इनकी ड्यूटियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ में इनका जो व्यवहार को लेके काफ़ी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इनको ये हिदायत भी दी गई कि भाई पुलिस में आप अधिकारी वहाँ पर मौके के अधिकारी हो तो लोगों के जो लोग वहाँ पर शिकायत करता आते हैं या जिनकी कुछ समस्याएँ होती हैं उनको प्रॉपरली उनको सुनना चाहिए, उसके अनुरूप इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवहार को लेके किसी को भी कोई या इनका कोई व्यवहार किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं इसके, जैसे हमारे एक्सीडेंट के जो मामले हैं, ऐसे ही हमारे एनडीपीएस से रिलेटेड जो मामले हैं, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं, उनको लेके जो सेंसिटाइज करने की बात है, ग्राम चौपालों को फिर से दोबारा से एक्टिवेट करने की के संबंध में इनको हिदायत दी गई है। और साथ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं, खासकर जैसे इनाम जो अपराधी हैं, इनामी अपराधी, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, जो वांछितों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें और तेजी लानी हो, और इन सारी चीज़ों को लेते हुए आज इनको सबको हिदायत दी गई है। इसके साथ ही जो चेकिंग पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर जनपद स्तर पर चल रही है उसको और ज़्यादा सघन करने की बात की गई है, क्योंकि आगे शीतकालीन समय चल रहा है, इसमें फोर्स को मैक्सिमम बाहर रहने की ज़रूरत है। तो उनकी जो फोर्स हमारा बाहर है, पिकेट की जो व्यवस्था है हमारी बाहर है, तो उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना हो उसके लिए जो अलाव की व्यवस्था है उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो हमारे फोर्स बाहर लगातार गश्त कर रहा है उनका भी हितों को उनको भी देखते हुए महत्वपूर्ण जो ड्यूटियाँ हैं उसको सही से हम लोग परफॉर्म कर सकें, इसके लिए इन लोगों को सेंसिटाइज किया गया। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां वाहन चोरी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे वाहन चोर गैंग के सदस्य 25,000 के इनामी आरोपी को रानीपुर पुलिस और कुमाऊं एसटीएफ की टीम ने यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी को हरिद्वार लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गैंग लीडर सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रानीपुर थाना क्षेत्र में करीब 10 माह पूर्व वाहन चोरी के एक मामले में फिरोज लगातार फरार चल रहा था, और क्योंकि ये अभियुक्त बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल रहा है, इसमें हत्या के और चोरी और डकैती के भी कई मामले हैं, इसलिए पुलिस ने
विशेष इसमें करीब 25,000 का इनाम एसएसपी के द्वारा मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया था। कल हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभियुक्त पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की संयुक्त कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जाए। तो काशीपुर का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये कब राज्य की राजधानी हुआ करता था, आज ये भी उत्तराखंड के औद्योगिक मानचित्र पर एक चमकता हुआ नाम है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिला न बनने के कारण ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से वंचित है। देश का प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं यहाँ पर मौजूद, और इसके बावजूद भी जिला नहीं बन सका है और सरकारी ज़मीन होने के बावजूद काशीपुर की तकदीर नहीं बदली। तो बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 4 बार विधायक रहकर जिला बनाने की वकालत की, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी ये वादा हकीकत नहीं बन सका। तो काशीपुर की जनता अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका पाल ने बीजेपी सरकार प्रति का हमला बोलते हुए काशीपुर को जिला बनाने की मांग पुरानी मांग बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काशीपुर को नज़रअंदाज किया। उन्होंने भाजपा की सोची समझी साजिश इसे करार दिया और जनता के साथ धोखा बताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काशीपुर को जिस तरह से विकास के नाम पे उपेक्षित किया गया है, ये लगता है भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भी पूरे पुरजोर तरीके से प्रदर्शन के साथ साथ काशीपुर को जिला बनाने की मांग की है, लेकिन भाजपा ने तो काशीपुर को कस्बा ही साबित कर दिया, कस्बा ही घोषित कर दिया। लगातार जब जब चुनाव काशीपुर के अंदर आते हैं, काशीपुर विधानसभा में होते हैं, जिला बनाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पे जनता से छलावा है, जनता से किए हुए वादों की वादा खिलाफी है, जिसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। देखिए, काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और काशीपुर जिले की मांग आज की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की सबसे पुरानी मांग है। चाहे उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे प्रदेश हमारे उत्तराखंड का रहा हो, सबने आश्वासन दिए। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर मुख्यमंत्रियों के आश्वासन काशीपुर को मिले, लेकिन ये सब ज़िले का मामला वैसे का वैसे ही है। हमारे कई राजनेता काशीपुर क्षेत्र के चुनाव लड़े ज़िला बनाने के नाम से और जीते भी। उन्होंने काशीपुर ज़िले बनाने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। भूमाफिया तथा आर्थिक अपराधी सक्रिय हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जिले के लिए रोड़ा बने हुए। तो हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई कॉलोनी को एचआरडीए प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो प्रशासन ने करीब 2.25 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया है और इस दौरान कुछ कब्जेधारी टीम से भी भिड़ गए। इस बीच टीम से नोकझोंक भी हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मामले को शांत कराया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की और टीम से उलझने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। तो बिंदुखत्ता क्षेत्र से पिछले 3 दिनों से लापता युवा व्यापारी कार बाईपास के पास झाड़ियों से शव बरामद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और वन विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं व्यापारी की मौत हाथी के हमले से होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि लालकुआं के बिंदुखत्ता निवासी व्यापारी पिछले 6 दिसंबर से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी भी लालकुआं कोतवाली में 6 दिसंबर को दर्ज की गई थी। वहीं आज लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। देखिए, ये लालकुआं अनुभाग है टांडा रेंज का, और अभी मुझे सूचना मिली, हमारे रक्षक ने बताया गया कि एक डेड बॉडी मिली है। मैं मौके पर पहुंचा हूं तो यहाँ पंतनगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लालकुआं थाने के कार्मिक यहाँ मौजूद है। इसकी गुमशुदगी 6 तारीख को लालकुआं में दर्ज हुई है। आज इसकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ हाथी का डंक भी पड़ा है, कि हो सकता है हाथी ने इसको मारा हो, लेकिन क्लियर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। ये 6 तारीख 10 बजे से घर से लापता है। बोला पापा मैं दुकान खोलूंगा आज। मैं 3 बजे घर पहुंचा तो उसके बाद मैंने लालू को गया, थोड़ा मेरे घर पे लड़का हुआ था, मेरे साथ हॉस्पिटल 2-3 दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में भी रहा है। तो बोला कि भाई घर आना, राजी खुशी सब करेंगे। 6 तारीख 10 बजे घर से लापता हुआ है और मैंने 8 बजे से इसकी छानबीन शुरू कर दी।
उसका थाना आना सब जगह एफआईआर भी दर्ज करवाई, उसको कोई पता नहीं चला। अभी फिलहाल इसकी फोटो लेके मैं जा रहा था किच्चा किचड़, मैंने कहा किसी को इसका साइकिल का पता चले मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।